कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक शारजापुर नाम के गांव में एक केवल्य नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ही होशियार था। उसके घर में उसके माँ बाप, भाई बहन रहा करती थी। वो एक बहुत सुखी परिवार था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और केवल्य के जॉब करने की वजह से अब घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। केवल्य की तनख्वाह भी अच्छी थी। अरे माँ, ये लो, त्योहार आ रहा है, तुमने कुछ शॉपिंग भी नहीं की, जाओ तुम्हें जो चाहिए वो लेकर आना माँ। ठीक है बेटा, अच्छा हुआ जल्दी मुझे पैसे दे दिए। अब मैं साड़ी खरीदी जल्द ही कर लाऊंगी। माँ, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर केवल्य घर से बाहर निकलता है और अपनी कार से जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो ऑफिस के लिए निकलता है। अब उसे रास्ते में कुछ छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आए। उन्हें देखकर केवल्य, अरे ये बच्चों को खेलकूद की उम्र में इनसे काम करवाया जा रहा है, कैसा समाज है हमारा। अब केवल्य ऑफिस जाकर काम करता है और काम हो जाने के बाद केवल्य अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता है। तभी वो एक मंदिर में चला जाता है और वहां बाहर बैठे एक जवान भिखारी को देखता है तो उसके मन में विचार आता है, क्या ये जवान होकर भी भीख मांग रहा है? ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा सोचकर केवल्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता है और दर्शन हो जाने के बाद उसकी नजर फिर उस भिखारी पर पड़ जाती है और उसके मन में उसे मदद करने की चाह निर्माण हो जाती है और वो उसके पास चला जाता है। अरे तुम भीख क्यों मांग रहे हो? साहब, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? और साहब, आप जैसे लोग सिर्फ बोल के चले जाते हैं, असल जिंदगी तो ऐसे बड़े बड़े वाक्यों से नहीं चलती साहब। हमें पता है कि हम हमारा कैसे गुजारा करते हैं। यानी कि तुम्हारा ये बोलने का मतलब है कि हम लोग आप लोगों को हमेशा कोसते रहते हैं? साहब, आप लोग तो कोसते तो अलग हैं और पैसा देकर मुंह बंद करवा देते हो। तुम्हें बोलना क्या है कि हम लोग सिर्फ तुम लोगों को कोसते हैं, बाकी तुम भीख मांगकर दिन का गुजारा करते हो, उसका क्या? वो हमारी मजबूरी है, आप ये बोल रहे हो साहब। अब केवल्य उस मंदिर के बाहर सब तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि उस मंदिर के आसपास कोई भी फूल वाले की दुकान नहीं है और उसके मन में ये कल्पना घर कर लेती है और वो कुछ सोचकर वहां से निकल जाता है। साहब साहब, आप भी वैसे ही निकले, पैसा ना देकर चले जाने वाले। अब केवल्य बाहर जाकर एक बहुत बड़ा फूलों का बैग लेकर आता है और उस भिखारी के पास जाकर खड़ा रहता है। अब वो भिखारी मन में सोचता रहता है, क्या साहब, मुझे लगा कि आप वापस नहीं आओगे, मगर आप वापस आ गए। अब ये लो फूल और इससे आज से धंधा शुरू करो, समझे? और हमेशा कोई भी पैसे देने वाला तुम्हारी लाचारी देखकर नहीं, तुम्हें मदद के हिसाब से करते हैं, समझे? साहब, मेरी आपको पहचानने में बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा, ये लो फूल और इसकी मालाएं बनाकर बेचना, ठीक है? धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा आदमी लाखों में एक होता है साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब भिखारी हाथ जोड़कर उसे मन ही मन धन्यवाद देता है। केवल्य वहां से चला जाता है और घर जाकर सुकून से बैठ जाता है। उसे मन ही मन आज बहुत अच्छा लग रहा था। और जब केवल्य बहुत दिन अपने काम में व्यस्त रह जाता है, कुछ दिनों बाद केवल्य की शादी हो जाती है और वो दर्शन के लिए उस मंदिर में चला जाता है और वहाँ भिखारी को ढूंढता है, मगर उसे वो भिखारी नहीं दिखता। अब वो मंदिर में जाने के लिए निकलता है। साहब साहब, रुकिए साहब, आइए। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है अब तू? साहब, आपकी बदौलत मैं अपना दुकान खड़ा कर सका। आइए ना साहब, क्या बैठिए। अरे तुम्हारी दुकान हो गई, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब केवल्य की पत्नी देख रही थी और उसके मन में केवल्य के बारे में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब भिखारी उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाता है। साहब, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। आप मेरी जिंदगी में आए हुए भगवान हो। आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो हम जैसे लोगों को चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। मैंने मेरा एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर अपना काम किया। ये सुनकर केवल्य का मन बहुत
सदगतित हो जाता है और केवल्य भिखारी से बोलता है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। आज मैं समझूंगा कि मेरे हाथों से एक नेक काम हुआ है। साहब, आप जैसे इंसान के हाथों से कभी गलत काम हो सकता है भला? अब केवल्य और भिखारी एक दूसरे की ओर देखकर गले लगते हैं। अब केवल्य अपनी पत्नी के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करता है और उस भिखारी से अलविदा लेकर घर चला जाता है। केवल्य की पत्नी और अपने पति पर और उसके लिए हुए निर्णय पर गर्व महसूस होता है और वो, केवल्य जी, आपने ये काम करके मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली है। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने सिर्फ अपना एक नागरिक के हिसाब से फर्ज निभाया। अब वे दोनों भगवान के दर्शन करके घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। ढोलपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था, जबकि उसकी पत्नी सुमन उतनी ही गुस्सैल और लालची थी। किशन जो भी मेहनत से कमाकर घर लेकर आता, वो उसमें खुश नहीं थी। इसलिए वो कभी भी अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। किशन हमेशा सुमन की ताने भरी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन ऐसे ही हमेशा की तरह किशन खेत से थका हारा घर लौटता है। तभी सुमन अकेले में खुद से कुछ बड़बड़ा रही होती है। हाय रे मेरी किस्मत, ये भी कोई जिंदगी है। दिन रात इस चूल्हे के सामने बैठे रहो और बस घर का काम करते रहो। और एक मेरे पति देव है जिन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और कुछ इन्हें चाहिए ही नहीं। किशन पीछे से सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो सब कुछ अनसुना कर देता है और अपनी पत्नी को प्यार से बुलाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैं घर आ गया हूँ, जरा पानी तो पिलाना। सुमन हमेशा की तरह गुस्से से पानी लेकर आती है। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे भाग्यवान मत बुलाया करो। अरे भला वो क्यों? आखिर तुम मेरी पत्नी हो भाई। हाँ, मैं बस आपकी पत्नी हूँ, भाग्यवान नहीं। भाग्यवान उसे कहा जाता है जिसके भाग्य खुले हो, जिसके भाग्य फूटे हो उसे नहीं। क्या हुआ सुमन, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? भगवान की दया से हमें बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आप बस अपनी इस 2 वक्त की रोटी में ही खुश रहना। तंग आ गई हूँ मैं आपके इस हमेशा के ज्ञान से। अजी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। और कैसे पति हो आप, जो अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जरूर पिछले जन्म में मैंने ही कोई पाप किए होंगे, इसलिए आप जैसा पति मुझे मिला है। हमेशा किशन सुमन की बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन इस बार उसका भी सब्र टूट गया। वो भी सुमन पर गुस्सा हो गया। तुमने नहीं, मैंने ही कुछ पाप किए रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। कितना भी करो तुम्हारे लिए, तुम कभी खुशी नहीं रह पाती। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी दी आपने मुझे, जरा बताना तो। खाने के लिए सूखी मुखी रोटी और रहने के लिए ये छोटा सा घर और पहनने के लिए यही पुरानी साड़ी, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया आपने मुझे। शांत होकर किशन फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। सुमन, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत और जरूरतों के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए। लेकिन सुमन किशन की किसी बात को समझने को तैयार नहीं थी। वो उससे गुस्से से ही बात कर रही थी। आप बस ना ऐसे ही सोचते रहो, इसी की वजह से ना कभी आपकी हैसियत बढ़ेगी और ना कभी मेरी जरूरतें पूरी होगी। सुमन को इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रही है। ये देखकर किशन गुस्से में आकर सुमन पर हाथ उठाता है। सुमन भी गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। सुमन रोते रोते गांव के पास के एक जंगल में पहुंच जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। समझते क्या है अपने आप को, मुझ पे हाथ उठाया, कभी नहीं जाऊंगी मैं उनके पास अब। तभी अचानक सुमन को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और छुप जाती है। वो पैरों की आवाजें चोरों की थी, जो कहीं से चोरी कर आए थे। वो भी उसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं जहां सुमन छुपी हुई थी। चोर चुराए हुए सारे सोने का आपस में हिस्सा करने बैठ जाते हैं। उनमें से पहला चोर कहता है, आज तो बहुत अच्छा माल हाथ लगा है। हाँ, सच में भगवान हम पर ऐसे ही मेहरबान होता रहे। चलो चलो,
इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। पेड़ पर छुपी सुमन सब देख रही थी। सुमन ने इतना सोना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सोने को देखकर सुमन के मन में लालच पैदा हो जाता है। सोने के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये लो, मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं, सब अपना अपना हिस्सा उठा लो। तभी चोरों को एक आवाज सुनाई देती है। 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 होंगे। सारे चोर चौंक जाते हैं। कौन है? किसको हिस्सा चाहिए? सामने आओ। मेरे घर में आकर मुझसे ही पूछते हो कौन है? मैं इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल हूँ। कौन? चुड़ैल? और हाँ, अगर इस जंगल में जिंदा बचना चाहते हो तो सोने का एक हिस्सा मेरे लिए छोड़ के जाओ। चोर डरकर सोने का एक हिस्सा पेड़ के नीचे रखकर भाग जाते हैं। चोरों के वहां से जाते ही सुमन पेड़ से नीचे उतर आती है। सोना देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और सारा सोना लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुशखबरी लाई हूँ। खोलो दरवाजा खोलो, सुनो, सोना लेकर आई हूँ, सोना। सुमन की आवाज सुनकर किशन दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है। सुमन, ये सब क्या है? इतना सोना तुम्हें कहां से मिला? किसका है ये सोना? ये भगवान जी ने मुझे दिया है। सुमन, सच सच बताओ, तुमने चोरी तो नहीं की ना? हाय दैया, मैं क्यों चोरी करूं? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। कहा ना, ये मुझे भगवान जी ने दिया है। ठीक है, तुम नहीं बताती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई गलत काम करके तुमने ये हासिल ना किया हो। सुमन अब बहुत खुश रहने लगती है। धीरे धीरे उसके सपने पूरे हो रहे थे। उसने अपने लिए नई साड़ियाँ, गहने खरीद लिए थे। खाने में भी वो अब अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने लगी थी। लेकिन सुमन का लालच अभी कम नहीं हुआ था। अभी भी मैं इस पुराने घर में ही रह रही हूँ। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। तभी सुमन के दिमाग में एक बात आती है। काश वो चोर फिर से मुझे मिल जाए और इस बार मैं उनसे एक नहीं पूरा का पूरा हिस्सा मांगूंगी। अब सुमन रोज रात को कभी किशन से छुपकर तो कभी किशन से झगड़ा कर जंगल जाने लगी, चोरों के इंतजार में। एक दिन वो चोर फिर से उस जंगल में आ पहुंचे। सुमन उनका इंतजार ही कर रही थी। इस बार भी चोर चोरी किए हुए माल के हिस्से करने लगते हैं। तभी पहला चोर कहता है, आज तो जमकर कमाई हुई है। ये लो, माल के 3 हिस्से, उठा लो अपना अपना हिस्सा। 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 करो। चलो चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। एक भी नहीं, इस बार पूरा का पूरा माल रख के चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस बार चोर डरते नहीं। उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आवाज कहाँ से आ रही थी ढूंढने लगते हैं। तभी पेड़ पर छुपी सुमन उनको दिखाई देती है। चोर सुमन की नाक काट के वहां से सारा माल लेकर चले जाते हैं। सुमन अपनी कटी हुई नाक लेकर रोते रोते घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, बुरी खबर लाई हूँ। खोलो दरवाजा खोलो, कटी नाक लेकर आई हूँ। किशन दरवाजा खोलता है और सुमन की कटी नाक देखकर डर जाता है। सुमन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तभी सुमन किशन को सारी सच्चाई बता देती है कि उसे पहले सोना कैसे मिला था और अब उसकी नाक कैसे कट गई। सुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझती ही नहीं। देखा तुम्हारे लालच का अंजाम, तुम्हारी ये कटी हुई नाक। सुमन, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। जी मुझे माफ कर दीजिए। बेलगांव में छोटू नाम का एक रसगुल्ला बेचने वाला रहता था। उसके रसगुल्ले बेलगांव में बहुत मशहूर थे। छोटू बहुत ही सीधा साधा और भोला था, दिल का बड़ा ही साफ। छोटू की पत्नी शालिनी घर पर रसगुल्ले बनाती और छोटू शहर जाकर उन्हें बेचा करता था। उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसे ठगते थे। सुनिए, जरा चौकन्ना रहना, ग्राहकों से सही सही पैसे लेना। आजकल कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। छोटू की बेटी स्वीटी स्कूल से आने के बाद दुकान में बैठ के अपना होमवर्क करती थी। उस गांव में दीपक और मनोज नाम के 2 दोस्त थे जो लोगों को बैच पे पैसे देते थे। हर रोज सुबह गले में बैग डाल के वो छोटे छोटे ठेलों वालों को दिन भर के लिए ब्याज पर पैसे देते थे और शाम को उनसे ब्याज सहित पैसे वापस लेते थे। लेकिन ये वसूली करते करते वो दोनों वही ठेलों पर पाव भाजी, वड़ा पाव इत्यादि सब मुफ्त में खाते थे। बेचारे छोटे व्यापारी कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन वो दोनों छोटू के रसगुल्ले की दुकान पर आए।
सुना है इसके रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसने अभी तक हमसे पैसे उधार लिए नहीं है। हाँ पता है, और हमें तो खरीदी हुई कोई भी चीज हजम नहीं होती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सुना है ये रसगुल्ले वाला दिमाग से हल्का है, उल्लू है। ऐसा कहकर मनोज दीपक के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों जोर से हंसे। दोनों एक दूसरे को ताली देकर छोटू की दुकान पर आए। नमस्कार, सुना है आपके दुकान के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट है। गांव वालों ने बहुत तारीफ की। हमें 4 रसगुल्ले दीजिए ना, जरा हम भी तो देखें क्या खास बात है आपके रसगुल्लों में। छोटू ने खुश होकर दोनों को रसगुल्ले खिलाए। वाह वाह, क्या बात है, इतने बढ़िया रसगुल्ले मैंने आज तक नहीं खाए। और 4 देना। छोटू ने उन्हें और रसगुल्ले खिलाए। 4 करते करते दोनों ने दुकान के लगभग आधे रसगुल्ले खा डाले। छोटू ने हिसाब किताब किया और उन्हें बताया, पूरे 550 रुपए हुए हैं जी। तभी मनोज ने छुपके से अपनी जेब में से एक मरा हुआ कॉकरोच निकाला और अपनी प्लेट में रखा और चिल्लाने लगा, रुको रुको, ये देखो, इसके रसगुल्ले में कॉकरोच है। छी छी छी, थू थू। ओह, क्यों बे, तेरी दुकान में कॉकरोच है और ऐसे गंदे स्वीट लोगों को खिलाता है? रुक, मैं अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ और तुम्हारी दुकान बंद करवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। दीपक और मनोज वहां से चले गए और छोटू ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन दोनों फिर से छोटू की दुकान पर आए। छोटू दादा, ये मनोज आपका अपमान कर रहा है। कहता है कि आपके दुकान के सिर्फ 4 ही रसगुल्ले खाए जा सकते हैं और उससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, 15-20 तो आराम से खा सकते हैं। मेरे साथ बहस करने लगा। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ या ये? दीपक की बातें सुन के छोटू ताव में आ गया। आप ही सही हो साहब, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। जितने चाहो उतने रसगुल्ले खा सकते हो। एक खाओ तो और खाने का दिल करता है, चाहो तो आजमा लो। दीपक और मनोज ने एक दूसरे को देखा। छोटू उन्हें रसगुल्ले देता गया और वो खाते गए। आखिर जब छोटू ने हिसाब किया, टोटल 650 रुपए हुए हैं साहब। क्या बकवास करते हो, तुमने शर्त लगाई थी इसलिए हम खाते गए, अब हम क्यों दे पैसे? अरे वाह भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो दीपक। ऐसा कहकर दोनों हंसते हंसते वहां से निकल गए। वैसे तो साहब ठीक कह रहे थे, शर्त मैंने ही लगाई थी। इस तरह दीपक और मनोज रोज वहां आते, कोई ना कोई कहानी बनाते और छोटू को मूर्ख बनाकर फोकट में रसगुल्ले खाकर वहां से चले जाते। ये सब वही पास में बैठकर पढ़ाई करने वाली स्वीटी देखती थी। एक दिन घर पर शालिनी ने छोटू से कहा, सुनिए, आपके दुकान में रसगुल्ले की अच्छी बिक्री हो रही है, लेकिन पैसे क्यों कमा रहे हैं घर पर? ऐसे ही चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा? क्या बात है, अगर आपको धंधा नहीं जम रहा तो मजदूरी करके घर चलाएंगे। पिताजी की कोई गलती नहीं है माँ। दुकान में रोज 2 लोग आते हैं और रसगुल्ला खाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। वो दोनों पिताजी को ठग रहे हैं और पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कहकर स्वीटी ने सारी पिछली बातें शालिनी को बता दी। अगले दिन दीपक और मनोज वापस छोटू की दुकान पर आए। 4 रसगुल्ले देना भाई। तभी शालिनी अपनी गांव की 5-6 सहेलियों के साथ वहां आई। वे औरतें भी रसगुल्ले खाने लगी। इतने में छोटू चिल्लाया, गल्ले के 10,000 रुपए गायब है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दीपक और मनोज भी चकरा गए। तभी शालिनी की एक सहेली चिल्लाई और दीपक की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो, उन्होंने निकाले हैं, उनकी थाली में है। हाँ, हमने भी देखा है, इसी आदमी ने चुराए हैं 10,000 रुपए। अजी देख क्या रहे हो जी? पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, इतने लोग गवाह है, अब ये यहाँ से बच के नहीं जा सकते। शालिनी की बात सुन के दीपक और मनोज समझ गए कि सब क्या चल रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप छोटू को 10,000 रुपए देकर वहां से निकल गए। उस दिन के बाद दीपक और मनोज ने किसी भी ठेले पे मुफ्त का खाना नहीं खाया और हमेशा के लिए सुधर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ना ही किसी को ठगना चाहिए और ना ही किसी और को हमें ठगने देना चाहिए। कानपुर नाम के गांव में एक रघु नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था। उसकी की हुई मेहनत रंग भी लाया करती थी और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गाँव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गाँव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु,
आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे। अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदलकर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। अब हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। क्या करूं? अगर ये रघु पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस रघु का कुछ तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो मन ही मन में रघु को मारने की साजिश करता है और शाम को ही अपने गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब रघु और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, हरिया चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए आता है और रघु और उसकी पत्नी सीमा को मार डालता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। यहाँ रघु और सीमा भूत बन जाते हैं। अरे क्या हुआ है आपको? आप ऐसे नीचे गिरे हो? अरे तुम भी तो जमीन पर पड़ी हुई हो। और हम दोनों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मगर सोचने की बात है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मार डाला? अब सारे गांव वाले उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर हरिया झूठे कागजात बनाकर रघु का घर और दुकान हड़प लेता है। अरे ये दुकान रघु की है, तुम्हारी नहीं, समझे? चलो भागो यहाँ से। सुन लो गांव वालों, ये सब रघु कल मुझे बेचने आया था और मैंने इसे और इसके घर को भी खरीद लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चाचा, लोन निकाला है इसलिए ले पाया। हरिया की बात पर विश्वास रखकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इधर रघु और सीमा भूत बनकर गांव में आते हैं। रघु देखता है कि उसकी मिठाई की दुकान पर अब हरिया खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है। कितने की चाहिए मिठाई? 50 रुपए की दे दो। ये तो हरिया है, ये कैसे हमारी दुकान पर? और घर में भी उसके बीवी बच्चे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रघु और सीमा अपनी दुकान के पास जाकर उसकी बातें सुन लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने दोनों को मार डाला। हर रोज की टेंशन से तो छुटकारा मिल गया हमेशा के लिए। सीमा, इसने हमें मारा है और इसी ने ही हमारे पैसे चुराए होंगे। इस हरिया को नहीं छोड़ूंगी मैं अब। देखो कैसे मजा चखाती हूँ। पैसों के लिए मारा ना, अब पैसों से ही मरेगा। मेरा सब हड़प कर नाक की तरह मेरी संपत्ति पे बैठा है। इसका कुछ करना ही होगा। ये सारी जायदाद गरीबों के नाम आए और जरूरतमंदों के काम आए तो हमें मुक्ति मिल जाए। रघु और सीमा अब हरिया से बदला लेने का सोचकर घर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है। वो क्या दिख रहा है भाई? जरा जाके देखता हूँ। हाँ, भूत भूत, भागो! ऐसा कहकर वो भागने लगता है। रघु और सीमा के भूत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे हरिया, हमें क्यों मारा था? पैसे का लालच इतना बढ़ गया कि तू खून करने लगा। अब किसकी जान लेने वाला है तू? माफ कर दो रघु भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी तो चलो हमें जिंदा कर दो। कर सकते हो? माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे एक काम करना है। हम जैसा बताएंगे तुझे वैसा ही करना है। कुछ
स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कानपुर नाम के गांव में एक रघु नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था। उसकी की हुई मेहनत रंग भी लाया करती थी और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गांव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गांव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे। अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदल कर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी, इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से।